हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल लिया है ये लिया है द हिंदू से, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्योंकि देखिए, आज है 5 जून, मतलब आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो आपके एग्जाम में यही सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर आलोक शर्मा जी, जो COP26 के प्रेसिडेंट भी हैं। तो शर्मा जी के लड़के हैं, यूके में जाके झंडे गाड़ रहे हैं। वैसे तो इंडियन है, आगरा में पैदा हुए थे, लेकिन वो यूके चले गए और वहाँ पे भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, कई साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके जो पिताजी थे वो भी जो है पॉलिटिशियन थे। एनीवेज, वैसे चार्टर्ड अकाउंट हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको एनवायरनमेंट वाले इस एरिया में। और अभी COP26 के प्रेसिडेंट भी हैं। कोप क्या मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। थोड़ा सा इसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, एक वर्ड होता है क्लाइमेट चेंज। अगर आप आजकल न्यूज़ वगैरह में देखते हो तो मोस्टली पीपल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड का यूज़ काफ़ी कम होता है। दोनों में फ़र्क है, लोग इसको यूज कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, क्योंकि इसके बीच में पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज द सेम, बट या देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म्स। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जब भी हमारे सामने वर्ड आता है तो हमें ऐसा लगता है ग्लोब मतलब अर्थ जो है वो वार्म हो रही है ना। और क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज बात करता है वेदर चेंज होने की, क्लाइमेट चेंज होने की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो हर चीज़ की बात करेगा। वो टेम्परेचर राइज की भी बात भी करेगा, वो टेम्परेचर फॉल की भी बात करेगा, वो साइक्लोन्स की भी बात करेगा, वो फ्लडिंग की भी बात करेगा। क्लाइमेट चेंज हमें कहता है कि जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं सब की सब जो है चेंज हो रही हैं, वो एक्सट्रीम होती चली जा रही हैं। पहले जहाँ पे 2 फ्लड आते थे वहाँ पे 4 आ रहे हैं, पहले 2 साइक्लोन आते थे वहाँ पे 10 साइक्लोन आ रहे हैं। जहाँ पे टेम्परेचर पहले 0 डिग्री के आसपास रहता था वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है। जहाँ पे टेम्परेचर पहले 45 डिग्री होता था वहाँ पे 50 डिग्री हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनाज, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वर्ल्ड इज वार्मिंग। हालांकि बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा ना लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मिस्टर ट्रंप हो गए थे, मिस्टर ट्रंप कह रहे थे अरे भैया ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है, पहले तो मेरे यहाँ पे टेम्परेचर जो है 2-3 डिग्री होता था, अभी यहाँ पे मेरे टेम्परेचर -5 डिग्री हो रहा है। कहाँ टाइम ग्लोबल वार्म हो रहा है? तो उनको बोलिए भैया ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये क्लाइमेट चेंज है। जहाँ पे पहले ठंडी पड़ती थी वहाँ पे और ज़्यादा ठंडी पड़ने लग गई है, जहाँ पे पहले गर्मी होती थी और ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आपके लिए बता देता हूँ, एक थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस होता है, तो आगे से आप कभी कंफ्यूज मत होना। चलिए ठीक है, बात करते हैं। देखिए, इंडिया की इन्होंने तारीफ की है, इंडिया के साथ इनके काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है, इससे पहले भी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, स्पेशली 2014 के बाद तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेके थोड़े ज़्यादा ही इनिशिएटिव लेते चले जा रहे हैं। इंडिया जो है इट्स अ वर्ल्ड लीडर, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर, जो सोलर एनर्जी में इतनी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इनका कहना है कि इंडिया में वर्ल्ड में अभी जो है डबल चैलेंज फेस कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन सा डबल चैलेंज आपको पता ही है, पेंडेमिक वाला जो कोविड की वजह से है, और दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब से कोविड आया है तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनसे लोग मरना बंद हो गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो यही बात है कि देखिए आप पेंडेमिक है, कोविड है, आप इससे लड़िए, लेकिन उसके चक्कर में आप ना क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। दैट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, है ना। इंडिया की इन्होंने तारीफ इसलिए की है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कि हमें क्या चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी चाहिए ना, रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एटसेट्रा, है ना। तो इंडिया ने रीन्यूएबल एनर्जी में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस किया है, क्योंकि इंडिया ने अपने लिए बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स को रखा है। इंडिया कहता है कि 2030 तक 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी मैं अपनी कंट्री में रीन्यूएबल एनर्जी से पैदा करूंगा। 2022 तक, मतलब अगले साल तक 175 गीगावाट मैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाऊंगा, जैसे सोलर, विंड वगैरह, है ना, वाटर। ये इंडिया का टारगेट है जो कि बहुत एम्बिशियस है, और अगर इंडिया इसको अचीव कर लेता है, और जो दूसरी कंट्रीज है जिन्होंने अपने लिए टारगेट रखे हैं, तो इंडिया और दुनिया के साथ मिलके हम क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम को डेफिनेटली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने 2 यहाँ पे जो है और इंस्टीट्यूशंस की बात की है जो आपके पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों के दोनों को एस्टेब्लिश करने में इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ है। इवन जो सिडरी है इसको तो इंडिया ने ही एस्टेब्लिश किया था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 120 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2015 में पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था, है ना, पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, उसमें प्रपोज किया गया था। और इसको प्रपोज करने वाले थे कौन? मिस्टर मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट। ठीक है, इन दोनों ने इसको किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पे काफ़ी ज़्यादा
सोलर पावर होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको बोलते हैं सनशाइन कंट्रीज, जहाँ पे जो सूरज है वो दिन के कम से कम 300 दिन तक निकलता है। मतलब ऐसी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है ना, 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। तो इनका अलायंस था ये, लेकिन अभी तो खैर इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया है, बट 120 कंट्रीज अभी इसका पार्ट हैं। जो लेटेस्ट कंट्री ने इसकी सिग्नेटरी बनी है वो है पलाऊ। ये भी आपके परस्पेक्टिव से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि हम लोग जो है 1000 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे अप टू 2030, ठीक है। तो ये टारगेट आपको पता होना चाहिए। और देखिए, अब बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है, तो इतना बड़ा टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो पैसे भी चाहिए। तो भैया 1000 बिलियन डॉलर को मोबिलाइज करने का प्लान है इनका अप टू 2030। अब देखते हैं कि वो प्लान पूरा होता है कि नहीं होता है, पैसा तो लोग देते नहीं हैं। इसमें एक और आपको बता देता हूं कि ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 इसने रिलीज की थी। एक और होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, दैट इज फॉर योर ना कमेंटिंग। सो ये है इसके बारे में। वर्ल्ड सोलर बैंक जो है इसने लॉन्च करने वाला है अभी जो 2021 के अंदर जो कोप 26 होगा उसमें जो है वर्ल्ड सोलर बैंक को भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो एक इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और मेंस में भी मेंशन करने के लिए ये आपके लिए के पास फैक्ट एक होना चाहिए। सिडरी क्या है, देखिए सिडरी को तो मोदी जी ने ही एस्टेब्लिश किया था 2019 के जो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था 19 में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है, दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशंस है इसके अंदर भी, इसके 29 मेंबर्स हैं। इनका बेसिकली काम यह है, देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम होता है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, जैसे मान लो कोई साइक्लोन आया, कोई फ्लड आया, कोई अर्थक्वेक आया, है ना, एक बार साइक्लोन आने के बाद जो है उसको किस तरह से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हम लोग कि ये जो डिजास्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट कम हो सके, है ना, ऐसे ब्रिजेस बनाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें ताकि अर्थक्वेक फ्लडिंग वगैरह जब भी आता है तो उसके रिस्क को कम किया जाए। दैट वाज अबाउट योर सिडरी। इंडिया ने इसको ही एस्टेब्लिश किया था 2019 में, तो आपको ये भी इसमें पता होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आपस में बातचीत भी किया था क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि 21 में क्या है, कोप 26 लंदन में होने, मतलब ग्लासगो में होने वाला है यूके के अंदर। तो उससे पहले लोग क्या करते हैं, सारे की सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है फ़ोन पे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि देखो भैया ये हमारा एजेंडा होने वाला है, ये हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ी पार्टी होती है तो आप पहले से एक एजेंडा सेट कर लेते हो कि ये चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे, ये नहीं करेंगे ना, कुछ इसी तरह का होता है ये, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसए और सीडीआरआई, ठीक है। चलिए, अब करना क्या है, दुनिया को अगर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, दुनिया को अगर बचाना है तो ये सबसे बड़ा विलन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि दूसरी गैसेज भी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वो होती हैं जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं बेसिकली, है ना, ये है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, दे लव हीट। CO2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि CO2 को हम लोग सबसे ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। आपका ट्रैफिक, इंडस्ट्री, कुछ भी करो आप, CO2 वहाँ से रिलीज़ होता है। तो अगर दुनिया को बचाना है तो इस विलन को मारना पड़ेगा। इस विलन को मारने के लिए आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो जब जो क्लाइमेट चेंज हुआ था, पेरिस में जो अग्रीमेंट हुआ था, उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोगों को अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से नीचे रखना है। कब तक, 2100 तक। कोशिश करेंगे कि इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री से आगे ना जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं अचीव कर पाए तो कम से कम ये 2 डिग्री वाला तो ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च और फाइंडिंग होती है उनका ये मानना है कि 2 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भैया दुनिया में जो है ना, दुनिया का विनाश होना तय है। खासकर जो कोस्टल एरियाज हैं, खासकर ऐसे आइलैंड्स जो बेचारे बहुत लो लाइंग आइलैंड हैं, जैसे हमारा लक्षद्वीप भी उसी के अंदर आएगा। लक्षद्वीप तो वैसे भी 2100 तक डूब ही जाना है ना। क्योंकि देखिए, आप बोले सर ये 1.5 डिग्री 2 डिग्री इतना कम टेम्परेचर से क्या ही फर्क पड़ता है ना। मैं तो AC को अगर 21 पे करता हूँ, 23 पे करता हूँ, मुझे तो फर्क पता नहीं चलता। देखिए यार, ये बहुत सेंसिटिव सी चीज़ है। आइस जो होता है ना, 0 डिग्री पे वो आइस होता है और 1 डिग्री पे वो वाटर होता है। समझ रहे हो इस बात को, 1 डिग्री से ही आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सी सेंसिटिव सी चीज़ है ये।
तो अगर आप 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वर्ल्ड की जो आइस शीट्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है फ्लडिंग आएगा, ड्रोट आएगा, और ओशंस का लेवल बढ़ने लगेगा, कोस्टल एरियाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, है ना। ये आपके जीएस पेपर 3 में क्लाइमेट चेंज को लेके एक टॉपिक है जिसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें आप कवर करते हो, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो दुनिया में ट्रैक करता है कि कहाँ पे कितना CO2 एमिशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका मानना है अगर इसी स्पीड से हम लोग CO2 को रिलीज करते रहे तो भैया 2.4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ना तय है। इसीलिए एक्शन जल्दी से जल्दी लो। आप लेट हो चुके हो, ट्रेन आपके हाथ से पहले ही निकल चुकी है। अभी तो सिर्फ जो है अगर आपको कुछ करना है तो आप जो है कुछ करिए, अदरवाइज तो फिर मरिए, है ना। आने वाली जनरेशन्स को तो आप वैसे ही जो है बंटाधार हो ही गया उनका। तो ये जो डिकेड है, ये जो 2030 तक का जो ये डिकेड है, अगले 10 साल भैया ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। और ये 2021 अभी चल रहा है, मतलब इस साल जो ग्लासगो में COP26 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होगा, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। थोड़ा सा कोप, अब ये कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का मतलब होता है कंट्रीज, मतलब जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है एक मीटिंग, मतलब एक ग्रुपिंग। तो एक कंट्रीज की ग्रुपिंग है ये, है ना, जो साथ में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है उसके बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ था? अर्थ समिट से स्टार्ट हुआ था। अर्थ समिट ब्राज़ील में हुआ था। कल भी आपको कल वाले सेक्शन में भी बताया था, कल एडिटोरियल हम जब लोगों ने किया था, है ना। 1992 में रियो के अंदर सारी कंट्री मिली थी और वो बैठे थे, जहां से ये शुरू हुआ था। इसे UNFFCC भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्री आई थी उनको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जो मिलके बातचीत करते हैं। हर साल बैठते हैं लोग, हर साल बातचीत करते हैं। चलिए, तो इन्होंने आलोक जी ने कहा है कि 4 बातों पे फोकस किया गया है। COP26 के ऐसे 4 गोल हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक है टेम्परेचर लिमिट करना है, प्रोटेक्ट करना है लोगों को, फाइनेंसिंग करनी है और कोलैबोरेशन भी करना है। तो इन चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी ग्रुप हमारा है, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो PDF वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, ज़्यादा सोर्सेज पे मत जाइए, लिमिटेड सोर्सेज पे रहिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। दैट इज़ द की फॉर द सक्सेस फॉर दिस एग्जाम। चलिए जी, तो पहले टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं, अबाउट द टेम्परेचर लिमिट। देखिए, एडिटोरियल में यहाँ पे बोला ही नहीं, देखिए लिखा हुआ है ना फर्स्ट। तो पहले टेम्परेचर लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। हमें टेम्परेचर कितना रखना है? 1.5 डिग्री से नीचे रखना है, बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो में। वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। नेट जीरो की देखिए बात कर रहे हैं, बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब 2050 तक अगर हम लोगों ने नेट जीरो अचीव कर लिया तो ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब पूछोगे सर ये नेट जीरो क्या है? नेट जीरो का मतलब ये है, मतलब ना किसी का नफा ना किसी का नुकसान, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस जो होता है ना, दैट इज नेट जीरो। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज ही नहीं करेंगे, जितना रिलीज करेंगे उतना ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। मतलब 2050 के बाद हम एक्स्ट्रा CO2 ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट के अंदर ऐड नहीं करेंगे, जीरो एमिशन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लेकिन जितना रिलीज करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब भी करेंगे, पेड़ वेड़ लगाएंगे, वो सारी चीजें। अगर 2050 तक ये टारगेट अचीव कर लिया तो समझ लो फिर हम लोग अच्छे ट्रैक पे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। तो शॉर्ट टर्म जो गोल है हमारे, उनको हम लोग जीरो एमिशन के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो मतलब हम लोग अचीव कर सकते। शॉर्ट टर्म का मतलब अगले 5 साल 10 साल, और लॉन्ग टर्म का मतलब 2050 और 2100 तक, है ना, वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है इंडिया बहुत ही क्रूशियल फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। देखिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, है ना। वी नीड इंडस्ट्री, वी नीड ग्रोथ, वी नीड टू इंक्रीज आवर GDP सो दैट वी कैन एलिमिनेट आवर पॉवर्टी। तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो इंडस्ट्री बंद कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है ना, जंगलों को वो सब कर दो, है ना। वो चीज़ तो हम लोग नहीं कर सकते। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो अमेरिका ने किया, यूरोप ने किया, उन्होंने यही तो किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, पोल्यूशन फैलाया, ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ। लेकिन इंडिया अगर यही चीज़ कर रहा है अपनी डेवलपमेंट के लिए तो उन लोगों को प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा देखिए भैया, जो पुराना हिस्टोरिकली जो हो चुकी है गलती, वो हो चुकी है, आप वो गलती मत कीजिए। आप एक नया रास्ता बनाइए अपने लिए डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप जो है आपका GDP भी ग्रोथ हो, आपकी डेवलपमेंट भी हो, पॉवर्टी भी कम हो, और लोगों को जॉब भी मिले और साफ हवा भी मिले।
है ना। अब जरूरी तो थोड़ी ना कि सबके लिए सक्सेस का रास्ता सेम होगा, तो उन्होंने बोला देखिए हमारे सक्सेस का रास्ता दूसरा था, अभी हम लोग अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप जो है एक नया रास्ता चुन सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो चाहे वो पैसे के मामले हो में। पहली बात तो ये है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, जो गोल इन्होंने रखा है COP26 के लिए, वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे ड्रोट्स, जैसे फ्लडिंग, है ना। देखिए उन्होंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे तौते का एग्जांपल दिया है और यास का एग्जांपल दिया है। एक महीने के अंदर अंदर दो बहुत ही सीवियर सुपर साइक्लोन इंडिया में आ गए, है ना। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। हर साल जो इंटेंसिटी है जो साइक्लोन्स की वो बढ़ती चली जा रही है। हर साल जो है ज़्यादा ज़्यादा नुकसान होता चला जा रहा है। कोस्टल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनकी ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो लोगों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग फ्लड डिफेंस बना सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं, है ना। ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह में लोगों को एडवांस में ही पता चल जाए कि ये फ्लड आने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें। फ्लड डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, जैसे नीदरलैंड ने बना रखा है। उन्होंने मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं जहाँ पे फ्लडिंग आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इनका ये भी कहना है कि जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है ना, या जो भी वायरस आते हैं, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन हो सकता है ना। देखिए ये सब है जूनोटिक वायरस हैं, इसे बोला जाता है जूनोटिक, जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज का मतलब ये होता है कि जो जानवरों से इंसानों के अंदर आते हैं। अब जानवरों से इंसानों के अंदर तब आते हैं ना जब इंसान और जानवरों के बीच में ज़्यादा ज़्यादा कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाता है। और वो कॉन्टैक्ट क्यों होता है? जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब एनिमल्स का नेचुरल हैबिटाट डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो इंसान और जानवरों के बीच में कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। जब कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो जो वायरस का ट्रांसफर भी होगा। तो और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, है ना। आग वाग लग रही है, देखो ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में कितना ज़्यादा आग लगा था। तो अगर आपको ये इस तरह के पेंडेमिक से फ्यूचर में बचना है, तब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करना पड़ेगा। और जिस मामले में इंडिया का जो CDRI है, ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। तो इन्होंने दूसरी बात की है। तीसरी बात की इन्होंने, देखिए फंडिंग की बात की। देखिए बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, पैसा तो हर चीज़ की जड़ में है। अब इंडिया जैसा बेचारा गरीब कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए इतने सारे एक्शन लेंगे अगर, तो पैसा तो चाहिए। पैसा हमारे पास है नहीं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, यूरोप हो गया, दे नीड टू डिलीवर $100 बिलियन एनुअली, क्योंकि उन्होंने प्रोमिस किया था हम लोगों को 2010 में कैनकून में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, वहाँ पे जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था, जिसके अंदर यह बोला गया था हर साल जो ये रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे विल गिव $100 बिलियन टू द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ये बोला गया था। तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था भैया उसको फुलफिल करिए। वो कंट्रीज कहती हैं देखिए इतना ये पैसा कुछ ज़्यादा हो गया ना, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि 2008 में तो ऐसे पता ही आपको, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, तो उसके बाद उनकी हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी। ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं ना, पॉलिटिक्स वाली प्रॉब्लम भी हैं, कोई कहता है मैं क्यों दूँ, मैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है उन कंट्रीज़ को पुश कर रहा है कि आपने जो प्रॉमिस किया था $100 बिलियन का, आप ये दीजिए। इंडिया को दो, चाइना को दो, ब्राज़ील को दो, दूसरी लेस डेवलपिंग कंट्री को दो, ताकि उस पैसे को वो जो है ग्रीन जो है टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये फाइनेंस वाली भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। अभी के लिए तो इतना ज़्यादा पैसा है नहीं किसी के पास। एनीवेज, तो लास्ट में इन्होंने क्या बोला, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, आप जो है ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी कम करिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबको साथ में आना पड़ेगा, है ना। वी नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन डिलीवर द रिजल्ट्स। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को साथ में आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को साथ में आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटीज़ को साथ में आना पड़ेगा, आम जनता, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग, हम सबको साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है ना। सभी लोग इससे इंपैक्ट होते हैं। अमेरिका के अंदर अगर आज कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है। अगर इंडिया में हम लोग कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करती है, तो इसका इंपैक्ट यूके में भी होगा, ब्राज़ील में भी होगा, किसी एक पैसिफिक आइलैंड है में, वहाँ पे कोई आइलैंड है ओशियन में, वहाँ पे भी होता है। तो ये
ये एक ना ग्लोबल प्रॉब्लम है दोस्तों, तो सबको साथ में आना पड़ेगा, है ना। देखिए इस तरह की दोनों के जो आउटकम है वो अलग अलग हैं, तो इनको भी साथ में आना पड़ेगा। देखिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत समझनी पड़ेगी, है ना। अंबानी को भी समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट को भी समझना पड़ेगा। देखिए अंबानी जी की मजबूरी है, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और अभी एक्ट करना चाहिए, वी मस्ट एक्ट नाउ। अगर अभी एक्ट नहीं करेंगे तो समझ लो, देखो वैसे ट्रेन तो छूट चुकी है, लेकिन अगर अभी हम लोग एक्ट करेंगे तो शायद दूसरी ट्रेन आ जाए। लेकिन अगर अगले 10 साल में हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो भैया फिर तो समझ लो राम नाम सत्य होने ही वाला है। ठीक है, तो ये जो COP26 है जो अभी होगा ग्लासगो में, दिस इज द लास्ट चांस फॉर ह्यूमैनिटी टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके, हम लोग जॉब्स क्रिएट कर सकें और हवा साफ़ हो सके, हमारी सोइल साफ़ हो सके, पानी साफ़ हो सके, आने वाले बच्चे ताकि हम लोगों को गालियां ना दें। अगर अभी हम लोगों ने एक्ट नहीं किया तो आने वाली जनरेशन जो है अपने पूर्वजों को, मतलब हम लोगों को ना, बहुत गालियां देने वाले हैं, है ना। तो दुआएं की बजाय गालियां मिलेंगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी एक्ट करें, ताकि वो बोलें कि अरे हमारे दादा परदादाओं ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया था, उन्होंने एक्शन लिए थे, तो इसीलिए शायद हम लोग बच गए हैं। तो ये जो जनरेशन है ना, हमारे वाली जनरेशन सबसे क्रूशियल जनरेशन है अगर धरती को बचाना है तो। देखिए नाश तो हम लोगों ने नहीं किया, डिस्ट्रॉय हम लोगों ने किया, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन इसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल में ये सारी की सारी बातें कवर की गई हैं। देखिए बहुत बढ़िया चीज तरीके से शुरुआत हुई और बहुत ही शानदार तरीके से इस एडिटोरियल को एंड किया गया है, विद द नोट ऑफ विजडम, विद द नोट ऑफ ब्रॉडर सॉल्यूशंस। इसी तरह से आपको आंसर लिखना होता है अपने एग्जाम में। तो बहुत शानदार एडिटोरियल लगा मुझे तो ये। उस तो आज का जो कोट है वो छोड़ के चला जाता हूँ आपके लिए। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव। जो थॉमस जेफरसन भैया, अमेरिका को बनाने वाले जो फोर फादर्स हैं उनमें से एक बंदे हैं, जैसे वॉशिंगटन, जो थॉमस जेफरसन, इन्होंने कहा कि देखिए मैं लक में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ उतना ही ज़्यादा लक जो है वो मेरी फेवर में होता है। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत, इसे कहते हैं ना भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, हिंदी में मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इसको। ठीक है, चलिए, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।